गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में। हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका एक लेक्चर आपका हो चुका है, जिसमें हमने डबल सॉल्ट अर्थात द्विक्लवण और उपसहसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ा था कि द्विक्लवण क्या होते हैं और उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको एक लेक्चर में दो टॉपिक करा दूंगी कवर, लेकिन बच्चा आज का जो टॉपिक है ना वो है केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसमें हम केवल इसी को कवर करेंगे क्योंकि इसके साथ जो टॉपिक कनेक्ट है वो है लिगेंड। मुझे इसके जस्ट बाद आपको लिगेंड पढ़ाना था, लेकिन लिगेंड के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि लिगेंड अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आप उसमें केवल लिगेंड की परिभाषा ही नहीं उसके प्रकारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और जो प्रकार हैं वो दो आधारों पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके लिए आपकी एक अलग वीडियो बन जाएगी सेपरेट। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटा होगा जिसमें हम केवल एक ही टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन। ओके, इंग्लिश में बोल देते हैं सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल मेटल। तो बच्चा पहले मैं थोड़ा सा कल का रिवाइज करा देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने उपसहसंयोजन यौगिक और द्विक्लवण के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था द्विक्लवण होता है आपका फिटकरी, जिसे एलम बोलते हैं, है ना। तो आपने फॉर्मूला आई होप लर्न कर लिया होगा। क्या होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइज इंटू 24H2O, राइट। ये होता है आपका एलम। ओके, इसको बोलते हैं पोटास एलम। तो जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो ये क्या होता है, सिंपल आयन में डीएसोसिएट होता है। ठीक है, यानी ये सरल आयन देता है। कैसे देगा, K+1 में, प्लस सेकंड है आपका SO4 जो होता है 2-, फिर है आपका Al जो होता है यहाँ पर 3+। यहाँ से देखिए ये जो वैलेंसी है ये Al की है और ये जो वैलेंसी है ये SO4 की है। ठीक है, SO4 होता है 2-, प्लस में 24H2O, राइट। अब इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, दो है ना के, तो दो को यहाँ लगा देंगे। SO4 तो अकेला है, इसको ऐसे ही। Al कितने हैं, 2 हैं तो यहाँ लगा देंगे, और SO4 कितने हैं, 3, वो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, H2O आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये जो होता है ना इसको बोलते हैं आप लोग द्विक्लवण। हिंदी में लिख देती हूँ द्विक्लवण, इंग्लिश में डबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका द्विक्लवण है ये होता क्या है, ये होता है जो कोई भी आपका यौगिक है वो केवल और केवल जल में घोलने पर सरल आयन दे तो उसको द्विक्लवण कहते हैं। और जब ये सरल आयन देगा तो इसका मतलब इसे पहचानना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं विलयन की अवस्था में ये अपनी पहचान खो देता है। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उनको आप लोग द्विक्लवण बोलते हो। ठीक है, सेकंड हमने समझा था उपसहसंयोजन यौगिक के बारे में, जिसे कुछ नामों से और जाना जाता है, जैसे संकुल यौगिक, संकर यौगिक, जटिल यौगिक। और मैं आपको बता दूं कि उपसहसंयोजन यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक भी बोला जाता है। ठीक है, कै या फिर न लग सकता है उस वर्ड में। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारे नाम लर्न कर लेने हैं। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये हमेशा बच्चा आपके इस तरीके से लिखे होते हैं। ठीक है, आप इनको देख के ही पहचान लोगे कि ये उपसहसंयोजन यौगिक है, क्योंकि आपने जनरली ऐसे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना किसी भी जो आपका नॉर्मली यौगिक होता है उसमें आपने इसका यूज़ नहीं देखा है, राइट। आप जैसे H2O इसमें लगाते हो, नहीं लगाते हो, Na2CO3 और आपका है NaHCO3, राइट। मतलब इस तरीके से बहुत सारे यौगिक देखे हैं और आपको पता है इनमें हम स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप अपने माइंड में मतलब थोड़ा समझने के लिए कि यौगिक को देख के कैसे पहचाने, तो वो ध्यान रखो बच्चा, उसमें इस तरीके से आपका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो देख रहे हो आप जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और एक जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। इन दोनों पार्ट से मिलकर ही ये यौगिक बना है जिसको आप उपसहसंयोजन यौगिक बोलते हो। तो आपको डेली क्लासेस लेनी है तभी आप समझ पाओगे ये जो बाहर वाला पार्ट है इसका क्या नाम है, जो अंदर वाला पार्ट है इसका क्या नाम है, और जो अंदर वाले पार्ट है इनमें क्या क्या है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर स्टडी करेंगे। कल हमने पढ़ा था उपसहसंयोजन यौगिक के बारे में, वो यौगिक जो सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देते हैं उन्हें उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। तो सरल आयन कौन, जो ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है, राइट। तो ये K है, K क्या होता है, K+ होता है ना। तो यहाँ पे ये 4 है तो इसके आगे 4 लग जाएगा। साथ में मैंने बताया था ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है FeCN की होल 6। ठीक है, ये उतना ही जितना ये
प्लस में है उतना ही माइनस का होगा। ओके, तो ये आपके क्या होते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं जो सरल आयन के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं। अब जो आपके आज से लेक्चर चलेंगे ना, उनमें आप क्या पढ़ोगे कि ये जो उपसहसंयोजन यौगिक है इसमें ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनके क्या क्या नाम है। जैसे एक पार्ट आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और जो अंदर वाला पार्ट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो इन सब चीज़ों की आप डेली स्टडी करोगे, तो डेली क्लासेस लेनी है बच्चा, तभी आपको क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो एज अ मैं फॉर्मेलिटी आपको सबके नाम बता देती हूँ, बाकी डेफिनेशन आपको क्लास वाइज मिलेंगी। वही बोल रही हूँ मैं, डेली आपको टॉपिक्स मिलेंगे। आज मैं आपको एक उपसहसंयोजक यौगिक के माध्यम से सारी टर्म बता देती हूँ किसका नाम क्या है। ठीक है, लेकिन क्लासेस लेनी है क्योंकि आपको डेफिनेशंस वहाँ से मिलेंगी। आज तो केवल आपको बताया जाएगा, डेफिनेशंस आपको डेली लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैं इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ K4FeCN6। और जिन बच्चों को ये IUPAC नहीं, IUPAC भी होगी, पहले आप टर्म्स तो समझ लीजिए कौन सी क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक पार्ट है जो बाहर है ब्रैकेट के, ये आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो एक ब्रैकेट के बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर है, दो पार्ट है। तो जो बच्चा ये बाहर वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, मुझे हिंदी में भी याद नहीं आ रहा, तो आप लोग काउंटर आयन ही पढ़ लीजिए। ठीक है, ये एक पार्ट है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको बोलते हैं समन्वय सत्ता। क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देते हैं। दिख रहा है ना, एक अलग से पार्ट है ना, तो इसको बोल देते हैं स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट है, ये नाम इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, तो हिंदी में याद कर लीजिए क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रही हूँ, समन्वय सत्ता या फिर उप सहसंयोजन सत्ता। ठीक है, तो मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मैंने बता दिया है जो समन्वय होता है ना, इसी का नाम आपका क्या होता है, उप सहसंयोजन होता है। बताया था ना आपका, समन्वय यौगिक भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, शायद मैं ये भूल गई थी बताना, संकुल बताया था, शंकर बताया था, तो अब ध्यान रखना बच्चा, उपसहसंयोजन यौगिक को समन्वय यौगिक भी बोल देते हैं। तो समन्वय सत्ता या फिर उपसहसंयोजन सत्ता बोलते हैं किसको, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है। अब आपको दिख रहा है काउंटर आयन तो अकेला होता है, ये समन्वय सत्ता है। अब इसके अंदर आपको दो पार्ट दिख रहे हैं ना, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है बच्चा, तो इनके नाम होते हैं, मैं आपको सिर्फ आज एज अ फॉर्मेलिटी बता रही हूँ, इसलिए बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ। ठीक है, जो स्टार्टिंग में लिखा है ना फर्स्ट वाला, मोस्ट ऑफ द केसेस, क्या सारे केसेस में मैंने देखा है, ये क्या होता है आपका सेंट्रल मेटल होता है। क्या होता है, सेंट्रल मेटल। इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो सेंट्रल को केंद्रीय बोलते हैं ना, मेटल को धातु बोलते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम बोल दो या फिर सेंट्रल एटम बोल दो। जो मेटल है, मेटल का अर्थ तो आप जानते ही हो, जितनी भी मेटल्स उपसहसंयोजन यौगिकों में यूज होंगी वो आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट से होंगी। ठीक है, किससे, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर करा दिया है, और वहाँ पे जब मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के उपयोग बताए होंगे ना, तो इनका एक उपयोग होता है, ये उपसहसंयोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो जितना भी आपका इसमें सेंट्रल मेटल होगा, मेटल तो आप समझ जाओगे भाई, सबको पता है CN मेटल तो होता नहीं है, आयरन ही मेटल होता है। ठीक है, तो उससे भी आप समझ जाओगे, बट ये ना स्टार्टिंग में ही लिखा होता है, आप उससे भी समझ सकते हो। जो शुरुआत में लिखा हुआ है, जिसको नहीं पहचान, जिसने डी ब्लॉक नहीं किया, वो यहीं से समझ सकता है ये क्या है, आपका सेंट्रल मेटल है। ठीक है, अदरवाइज आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी होगा उसका यूज़ यहाँ पे होगा। होने को तो आपका सोडियम भी मेटल होता है या नहीं, पोटेशियम भी मेटल होता है, बट वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको डी ब्लॉक वाले ही मिलेंगे। ठीक है, अब मेटल तो आपने पहचान ली। अब मेटल के अलावा जो भी है स्क्वायर ब्रैकेट में, उसका नाम होता है बच्चा लिगेंड। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिगेंड बोला जाता है। ठीक है, मेटल को पहचानो, और मेटल के अलावा जो भी है वो आपका लिगेंड है, और यहाँ पर लिगेंड है CN। ठीक है ना, यहाँ पर लिगेंड क्या है आपका, CN है, इसको बोलते हैं साइनाइड। मैं आपको बता दूं, लिगेंड एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें एक ही लिगेंड है, बाकी एक से ज़्यादा होंगे तो उन्हें भी पहचानना आसान है। क्यों, क्योंकि आपका एक ही तो सेंट्रल मेटल एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो एक ही होगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही लिखा होगा, बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, आपके लिगेंड है। ठीक है बच्चा, तो अब अपनी परिभाषा देख लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की, कि परिभाषा क्या है। उपसहसंयोजन यौगिकों में समझ गए ना, उपसहसंयोजन यौगिक का मतलब क्या है, ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ है ये आपका उपसहसंयोजन यौगिक है। इसमें उपस्थित वह परमाणु या आयन
वो परमाणु या फिर आप इसको आयन बोल सकते हैं जिसके चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं। उसके चारों ओर क्या होने चाहिए? लिगेंड्स जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। समझ में आया बच्चा? केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु उपसहसंयोजन यौगिकों में वो परमाणु होता है जिसको लिगेंड चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल लिया है K4FeCN6 का। तो बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है मैम आप बार बार एक ही एग्जाम्पल क्यों ले रही हो? बेटा एक एग्जाम्पल लेने का मतलब ये है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैं रोज नया नया एग्जाम्पल लूँगी, अब मैं 2 लिगेंड ले लूँगी तो उससे आपको डाउट आएगा, है ना। तो उपसहसंयोजन यौगिकों की जब IUPAC कराई जाएगी तो उस टाइम आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे आसान होता है, आप भी इसी को याद रखो क्योंकि मैंने अभी इसका IUPAC नेम नहीं बताया, मैंने इसका कॉमन नेम बताया जो कि है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके बच्चा, तो इसी एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिए। तो जब आप इसको जल में डीएसोसिएट करते हो तो K4 अलग होता है, FeCN6 अलग होता है। तो वैसे तो यहाँ वो कम नहीं करना होता है ना, क्योंकि आप केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में बता रहे हो। तो मैंने इक्वल टू इसलिए लगाया ताकि आप लोग होमवर्क में कर लो। ठीक है, इसको जल में डीएसोसिएट करके आयन की फॉर्म में लिखना है, कौन सा सिंपल आयन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है। ओके, तो ये आपने क्या दिखा दिया है, यहाँ पे आपने सेंट्रल मेटल को दिखाया है। बच्चा ये K4 है ना, ये तो बिल्कुल अलग है, इसका नाम क्या है? अभी बताया था काउंटर आयन। ठीक है, ये आपका क्या है? काउंटर आयन है। और ये वाला जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं समन्वय सत्ता। और इस समन्वय सत्ता में आपकी 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है क्या? केंद्रीय धातु परमाणु, और क्या होता है दूसरा? लिगेंड। लिगेंड बहुत सारे हो सकते हैं और जो धातु परमाणु होता है वो केवल एक होगा। तो यहाँ पर तो इस यौगिक में आपका एक ही धातु परमाणु है और एक ही लिगेंड है। ठीक है बच्चा, Fe को बीचों बीच लिखेंगे क्योंकि क्या होता है? लिगेंड जो होता है ना वो घेरे रखता है केंद्रीय धातु परमाणु को। मैंने बता दिया है, जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाएगा वो हमेशा यहीं पर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हुआ है पहले नंबर पर, वो आपका क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु। और जो उसके साथ लगे हुए हैं वो क्या है? लिगेंड। और लिगेंड क्या करते हैं? इस धातु परमाणु को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, तो Fe को बीच में रखोगे और क्या है? CN कितने हैं? 6 है ना, तो इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ बच्चों को पता है क्या होता है कि मैम ने तो ये उल्टा लिख दिया, CN लिखना था और मैंने NC लिख दिया। तो बच्चा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। पता है क्यों? क्योंकि जो Fe है ना वो बॉन्ड किसके साथ बनाता है? वो C के साथ बनाता है, ना कि N के साथ। तो आपको ये जो बॉन्ड दिखाना है ना वो C के साथ ही दिखाना है, ना कि N के साथ। समझ गए हो ना? यहाँ भी C से दिखाया, यहाँ भी C, यहाँ भी और यहाँ भी C। ठीक है, तो ये आपको देखने में उल्टा लग सकता है बट ये सीधा है, अदरवाइज आप उल्टा बनाओगे। ओके, अगर कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होते हैं तो वीडियो को दोबारा देख लिया करो और मुझे बता दिया करो कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो देखो 4- क्यों आया है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब ये डीएसोसिएट होगा तो ये जो K है पोटेशियम है ये क्या होगा? ये +4 वैलेंसी में होगा। ध्यान रखना बच्चा, K+1 होगा, उसको बैलेंस करने के लिए 4 लगाया जाता है। ठीक है, उस चीज़ को समझा चुकी हूँ इसलिए नहीं बता रही हूँ, यहाँ आप लिखोगे वो चीज़। और FeCN6 क्या हो जाएगा? 4- में हो जाएगा, तो यहाँ आपको इसलिए 4- दिखाना है। अब बच्चे कहेंगे मैम आपने बॉन्ड तो ऐसे लगानी चाहिए थी, है ना, बॉन्ड ऐसे ही तो लगते हैं, आपने ऐसा क्यों लगाया? तो बच्चा ये जो बॉन्ड होता है ना ये अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, आपने पढ़े होंगे कोवैलेंट वगैरह। ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड है, ये उपसहसंयोजन बॉन्ड आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, उपसहसंयोजन बंध। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये जो नोक होती है ये किधर होती है? केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। यहाँ पे आप समझ गए हो Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, और जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है ना वो व्यवहार करती है लुईस अम्ल की तरह। ठीक है, लुईस अम्ल का मैं मतलब बता दूं, लुईस अम्ल वो अम्ल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनको जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ क्या करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर देता कौन है? लिगेंड देते हैं। ठीक है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है और लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। तो जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं लुईस अम्ल, और जो देता है उसको बोलते हैं लुईस क्षार। ठीक है बच्चा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, कोई भी ये उपसहसंयोजन यौगिक है
इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन, जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं समन्वय सत्ता। फिर इस समन्वय सत्ता में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा होता है लिगैंड। लिगैंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो लिगैंड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, यानी दान में देते हैं, ठीक है। Cn क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है, इसलिए इसका मुंह इधर को है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, तो इनको बोला जाता है लुईस क्षार। तो लिगैंड को क्या बोला जाता है, लुईस क्षार। और जो जब ये दे रहा है तो लेगा कौन, ऑब्वियसली Fe लेगा। तो Fe को क्या बोला जाता है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु को क्या बोला जाता है, आपका लुईस अम्ल। तो बच्चा आज का लेक्चर वैसे तो मैं सोच रही थी काफ़ी छोटा होगा, बट वीडियो लेंथी हो गया। लेंथी का मतलब ये था कि मैंने आपको आज डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशंस देखनी है तो डेली लेक्चर लीजिए, अदरवाइज आपको मैंने आज समझा दिया है, जितना समझाया है उससे आपकी IUPAC हो जाएगी, ठीक है। तो क्लासेस डेली ले लीजिए, उससे आपको डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स में क्लियरिटी आएगी। और लिगैंड का मत छोड़ना, ठीक है। लिगैंड को अभी आपने समझा ही है कि एक केंद्रीय धातु परमाणु है, एक लिगैंड है। कभी सोचो हमने तो लिगैंड पढ़ लिया है तो लेक्चर ना लेना पड़ेगा, क्योंकि लिगैंड के प्रकार भी समझने हैं और उनके बिना IUPAC नहीं हो पाएगी। वरना जब मैं IUPAC सिखाऊंगी तो आपके माइंड में केवल और केवल डाउट्स ही रहेंगे, ठीक है बच्चा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। केंद्रीय धातु परमाणु को हमने पढ़ लिया है, तो इसी तरीके से आपको कोशिश करूंगी डेली लेक्चर प्रोवाइड कर दूं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।